Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I Prabhav Sharma welcomes you all to AEJE Civil Channel. तो मैं यहाँ पे आज एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं आपके साथ जो ESE में प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करूँगा। और ESE के क्वेश्चंस हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो भी आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नो मैटर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं वो ESE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही रिपीट कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत चेंज करके, और कई बार एज इट इज क्वेश्चंस भी रिपीट कर दिए जाते हैं। तो ESE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे 10-10 क्वेश्चंस देखेंगे, 10-10 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, और जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स होगा उस सीरीज को हम उस तरीके से आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत हम सर्वे से कर रहे हैं क्योंकि सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन यहाँ से काफी ज्यादा फ्रेम हो जाते हैं। तो आज हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चंस की PDF चाहिए है तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं लिंक अपलोड PDF जो है वो अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको सॉल्यूशंस भी चाहिए हैं तो भी आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रभव शर्मा सिविल नाम से वो चैनल है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट जो उसके आंसर्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा वेस्ट टाइम को वेस्ट ना करते हुए हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, It is required to produce a small scale map. It is required to produce a small scale map of an area in a magnetic zone by directly plotting and checking the work in the field itself. Which of the following survey will be most appropriate for the purpose? तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक बहुत ही छोटा सा आपका एक स्मॉल स्केल मैप है, तो आप इनमें से कौन से मेथड को प्रेफर करेंगे उस मैप को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका छोटा मैप है, छोटा एरिया है, तो सबसे पहले अगर कभी भी कोई भी आपको छोटा एरिया को मैप में प्लॉट करना है तो जो मेथड आप यहां पे प्रेफर करते हैं वो होता है आपका, और दूसरा एक बात और यहां पे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आपका जो एरिया है उसके अंदर मैग्नेटिक जोन भी है। ठीक है, तो कौन सा आप एरिया को, कौन से पर जो मेथड है उसको आप प्रेफर करेंगे। तो यहां पे जो आप मेथड प्रेफर करेंगे वो होगा आपका प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, क्योंकि जो आपका प्लेन टेबल सर्वे होता है वो मोस्ट सुटेबल होता है फॉर द स्मॉलर एरियाज। तो प्लेन टेबल सर्वे इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द स्मॉलर एरिया, और आपकी जो मीडियम स्पेलिंग मैप होती है। द ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग ऑफ डिटेल कैन बी डन साइमल्टेनियसली, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग जो आपका प्लेन टेबल सर्वे होता है वहां पे आपकी जो ऑब्जर्वेशन होती है साथ ही साथ जो प्लॉटिंग होती है वो आप साथ में कर सकते हैं। छोटे एरिया में हम हमेशा प्लेन टेबल सर्वे को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, सेकंड आपका क्वेश्चन है, 30 मीटर मैट्रिक चेन इज फाइंड आउट टू बी 0.1 मीटर टू शॉर्ट थ्रू आउट द मेजरमेंट। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो यहां पे सबसे पहले आप गिवन देख लीजिए क्या क्या आपको गिवन है। तो यहां पे आपको एक 30 मीटर चेन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, यहां पे एक आपको 30 मीटर चेन गिवन है और वो 0.1 मीटर क्या है, शॉर्ट है। इफ द डिस्टेंस मेजर्ड जो आपने किया हुआ है वो 300 मीटर है, आपको एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफी बार यहां से क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम हो रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन में हमको दिया हुआ है कि एक 30 मीटर चेन है, तो जो एक्चुअल नॉमिनल लेंथ आपको दी हुई है चेन की वो कितनी दी है, 30 मीटर दी हुई है। तो नॉमिनल लेंथ जो आपको चेन की दी हुई है वो 30 मीटर दी हुई है, तो पहले आप वो लिख दीजिए। और आपकी शॉर्ट कितनी है, शॉर्ट है आपकी यहां पे 0.1 मीटर। तो यहां पे जो एक्चुअल लेंथ हो जाएगी टेप की वो क्या हो जाएगी, यहां पे जो एक्चुअल लेंथ हो जाएगी टेप की वो हो जाएगी आपकी 30 माइनस 0.1 मीटर, जो कि हो जाएगी आपकी 29.9 मीटर। आपको जो मेजर डिस्टेंस दिया हुआ है वो 300 मीटर दिया हुआ है। आपको ट्रू डिस्टेंस या फिर आप इसको एक्चुअल डिस्टेंस बोल सकते हैं, वो आपको निकालना है। क्या आपको निकालना है, 300 मीटर आपको मेजर दिया है, आपको एक्चुअल निकालना है। तो फॉर्मूला याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन बोलते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किसके ऊपर है, स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन के ऊपर है। और अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन की बात करें तो जो फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन का वो होता है आपका एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल्स टू मेजर डिस्टेंस इनटू
मेजर डिस्टेंस इनटू आपकी जो एक्चुअल लेंथ है, तो यहां पे एक्चुअल लेंथ आ जाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप डिवाइडेड बाय नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप, डिवाइडेड बाय नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप। ठीक है, तो यहां पे आपको एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट यू नीड टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस। तो यहां पे आपका मेजर डिस्टेंस कितना था? मेजर डिस्टेंस यहां पे आपका 300 था, राइट। यहां पे मेजर डिस्टेंस कितना है आपका? 300 है। आपकी जो एक्चुअल लेंथ आ रही है टेप की वो कितनी आ रही है? 29.9। और यहां पे आपका जो यहां पे आपका जो नॉमिनल लेंथ होगी टेप की वो कितनी हो जाएगी? 30। तो इसमें आपको, आप मुझे बताइए, क्या आपको यहाँ पे कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है आपको यहाँ पे कैलकुलेटर की। ये आपका 10 से आप इसको काटेंगे, यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका? 299 मीटर। आपका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 299 मीटर। और यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी था। फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हैं आप? यहाँ पे देखिए, एक्चुअल डिस्टेंस जो है इक्वल्स टू मेजर डिस्टेंस इनटू एक्चुअल लेंथ। मैंने किस तरीके से याद रखा था? यहाँ पे जो होल नंबर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा डिवाइड में आती है। जैसे आपकी जो नॉमिनल लेंथ होती है टेप की, या तो आपको 20 मीटर टेप यूज करना होता है या फिर 30 मीटर टेप यूज करना होता है। तो उस टेप को आप हमेशा किस में रखेंगे? डिवाइड में रखेंगे। तो इस तरीके से आप काफी आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफसेट्स क्या होते हैं भाई? आप मुझे बताइए ऑफसेट्स क्या होते हैं? तो ऑफसेट्स जो होते हैं, लेटरल मेजरमेंट मेड विद रिस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन। क्या लेटरल होते हैं? परपेंडिकुलर एक्टेड फ्रॉम चेन लाइन, क्या परपेंडिकुलर्स होते हैं? टेकन टू अवॉइड अननेसेसरी वॉकिंग बिटवीन स्टेशन, या मेजरमेंट विच आर नॉट एट राइट एंगल्स टू द चेन लाइन। तो जो आपके ऑफसेट्स होते हैं वो हमेशा आपकी जो मेन लाइन होते हैं, जो चेन लाइन होती है, उसके परपेंडिकुलर्स होते हैं। तो ऑफसेट्स आर द परपेंडिकुलर। ऑफसेट क्या होते हैं आपके? परपेंडिकुलर फ्रॉम द चेन लाइन। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ऑफसेट आर परपेंडिकुलर टू द मेन लाइन या चेन लाइन। ठीक है, ठीक है। ऑफसेट हमेशा कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं चेन लाइन के। दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ऑब्लिक हो सकते हैं या तो परपेंडिकुलर, लेकिन मेजरली जो हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर वाला यूज करते हैं, बिकॉज ऑब्लिक वाला जो हमारा होता है वो सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑफसेट्स क्या होते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। आप देखिएगा जिस भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, डेफिनेटली अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे ना, तो आपको यहां से वहां के क्वेश्चन मिल रहे होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन वहां पे एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूं, और अगर आपको पसंद आती है सीरीज तो डेफिनेटली हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग है हमारा। सेलेक्ट हमको करना है करेक्ट आंसर। हमको नीचे कोड दिया हुआ है और जो करेक्ट आंसर है उसको हमको बताना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ चीज़ों में, है ना, क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम बस, है ना। जैसे ऑफसेट्स है तो परपेंडिकुलर हो गया, जो स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन का फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। अब सारे करेक्शन अगर मैं यहाँ पे आपको बताने लगूंगा तो काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका भी जो क्रूशियल टाइम है वो वेस्ट हो। जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो चीजें बस डिस्कस करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैच द फॉलोइंग हमको करना है। करेक्शन फॉर सैग, पहला हमसे बोला गया है करेक्शन फॉर सैग। करेक्शन फॉर सैग आप कहां के लिए करेंगे? ठीक है। सेकंड आपसे बोला है लीस्ट काउंट, ओवरलैप, एडिटिव, कांस्टेंट। तो यहां पे अगर मेरी अप्रोच होती, मैं समझ लूं मुझे कुछ नहीं आता है, तो यहां पे मैं देखूंगा एडिटिव कांस्टेंट। तो मेरा एडिटिव कांस्टेंट मुझे पता है किसके लिए होता है? टैकोमीटर के लिए होता है। तो यहाँ पे डी का तो हमेशा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डी लिखूंगा और उसके नीचे 1 पहले ही लिख दूंगा। अब मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे, या तो ए बचा या तो बी बचा। यानी 100% जो आंसर है या वो तो ए है या तो बी है, क्योंकि एडिटिव कांस्टेंट किसमें होता है? टैकोमीटर होता है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सी में 2 दोनों में है, यानी कि मेरा जो सी है उसका आंसर क्या हो जाएगा? एरियल फोटोग्राफ। यानी जो ओवरलैप होता है वो किसमें होता है? एरियल फोटोग्राफ में होता है। ठीक है, तो मेरा डी मिल गया मुझे, और मुझे मेरा सी भी मिल गया। अब बात आती है मेरे बी की। तो लीस्ट काउंट, जो लीस्ट काउंट 30 सेकंड होता है वो किसका होता है? आपका प्रिज्मेटिक कंपास का होता है। तो यहाँ पे बी में क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। और करेक्शन फॉर सैग हम यूज करते हैं किसके लिए? बेस लाइन के लिए, क्योंकि बेस लाइन हमारी कैसी हो सकती है? झूल सकती है। और सैग करेक्शन क्या होता है? जब आपकी जो लाइन है वो क्या हो गई है? झूल गई है, तो उसके लिए हम सैग करेक्शन यूज करते हैं। तो ए का मेरा हो जाएगा आंसर 3। तो द माई करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है, इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेट कर आंसर को आपके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड ऑफ एन ऑपरेशन टू प्रोड्यूस रिजल्ट हैविंग अ स्पेसिफाइड एक्यूरेसी।
अगर हमको स्पेसिफाइड एक्यूरेसी चाहिए तो हमको कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन है, जो ई है आपका, जो एरर है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वो हमको पता होगा तो हम यहां पे बता पाएंगे कि हमको कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहां पे जो हम फॉर्मुला यूज करते हैं प्रोबेबल एरर का, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर हमको फॉर्मुला पता होगा तो हम इसको फिर सॉल्व भी कर पाएंगे। तो यहां पे जो प्रोबेबल एरर का फॉर्मुला है वो देख लेते हैं हम पहले। प्रोबेबल एरर का जो आपका फॉर्मुला हो जाएगा, अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन है, प्रोबेबल एरर का अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन का जो फॉर्मुला होता है वो होता है प्लस माइनस 0.0675, सॉरी 0.07, नॉट 0.067, 0.06745 अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे हमसे बात क्या हो रही है, यहां पे हमसे बात हो रही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, और यहां पे n होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के टर्म्स में बात कर रहा हूं, इसको, इस फॉर्मूले को n के रिस्पेक्ट में लिख लूं, तो n के रिस्पेक्ट मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 0.06745 अपॉन ई एस का होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ ई स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरा n के रिस्पेक्ट में बन गया। ये मेरा जो ES था, ये ES क्या था, मेरा प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला था, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला था यहाँ पे ये। ठीक है, ये मेरा प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, ES का फॉर्मूला मिल गया, है ना। ES का फॉर्मूला ये मेरा होता है प्रोबेबल एरर का। यहाँ पे E क्या होता है आपका, यहाँ पे E होता है आपका रेसिडुअल एरर। E होता है जो, वो होता है रेसिडुअल एरर। यहाँ पे आपका जो N होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। N जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, N होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा और क्या पूछा हमसे यहाँ पे, और क्या दिया है हमको यहाँ पे, ई, स्मॉल ई दिया था और N दिया था, है ना। और ES आपका क्या होता है, ES आपका प्रोबेबल एरर होता है सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम N के रिस्पेक्ट में बात करें तो N के रिस्पेक्ट में आपका जो N वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इंटरवल। तो जो N है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, कॉन्फिडेंशियल इंटरवल के साथ वेरी कर रहा है, स्क्वायर ऑफ। तो यहाँ पे जो ES है ना, इसको हम स्क्वायर, इसको हम कॉन्फिडेंशियल इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपका N है वो ES के साथ वेरी तो कर रहा है पर स्क्वायर, और किसमें, इनवर्स में। तो यही हमसे पूछा गया था कि जो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इंटरवल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो अगर आपको फॉर्मुला पता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब आप इसको फॉर्मुला याद रख लीजिएगा, आपका जो ES होता है प्रोबेबल एरर ऑफ द सिंगल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इस कॉन्फिडेंशियल इंटरवल भी बोल देते हैं जिसको हम ES को। तो उसके इनवर्सली हमारा क्या करता है, वेरी करता है जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एक्यूरेसी विद द टेप। अगर हम टेप की बात करें तो कौन कौन से फॉलोइंग स्टेप्स हमारे लिए नेसेसरी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक्यूरेट काउंट। देखिए, कीपिंग यूनिफॉर्म टेंशन ऑन द टेप फॉर ईच मेजरमेंट, तो वो तो जरूरी है लेकिन सबसे पहले जरूरी नहीं है। ब्रेकिंग टेप ऑन स्लोप्स आर नेसेसरी टू कीप द टेप लेवल। कीपिंग एक्यूरेट काउंट ऑफ द स्टेशन, कीपिंग द टेप ऑन द लाइन बीइंग मेजर्ड। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए यहाँ पे, कीपिंग द टेप ऑन लाइन बीइंग मेजर्ड। तो जहां जौन सी लाइन को हम मेजर कर रहे हैं उस लाइन पे पहले टेप को रखना पड़ेगा। तो कीपिंग द टेप ऑन लाइन बीइंग मेजर्ड सबसे पहले आएगा ये फोर्थ। तो जहां पे जैसे मान लीजिए इस लाइन को हमको मेजर करना है तो उस लाइन पे पहले हमको टेप को तो रखना पड़ेगा ना। तो पहला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, कीपिंग द टेप ऑन लाइन बीइंग मेजर्ड, तो पहले मेरा 4 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मेरा क्या है कि कीपिंग यूनिफॉर्म टेंशन, मेरे को जो टेप मैं यूज कर रहा हूं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखना पड़ेगा। तो मेरा सेकंड आएगा क्या, मेरा 4 के बाद क्या आएगा, मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 के बाद क्या आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा। तो 4 के बाद 1 मेरा जो ऑप्शन है वो किसमें है, सिर्फ और सिर्फ सी में है। 4 1 और 2 क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग टेप ऑन स्लोप्स आर नेसेसरी टू कीप द टेप लेवल, और लास्ट मेरा क्या हो जाएगा, कीपिंग एक्यूरेट काउंट ऑफ द स्टेशन। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए
द ट्रू लेंथ ऑफ द टेप। सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी करा था, तो इसको एक काम करिएगा आप, इसका जो आंसर है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला वगैरह सब लिख दे रहा हूँ, पर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, तभी आपके लिए सेशन बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होगा इस सेशन का। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया हुआ है ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। ट्रू लेंथ आपको लाइन की दी हुई है, ट्रू लेंथ जो है लाइन की वो दी हुई है। क्या दी हुई है ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन? ट्रू लेंथ आपको लाइन की दी हुई है 200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? नॉमिनल लेंथ दी है टेप की, नॉमिनल लेंथ आपको दी है 20 मीटर। नॉमिनल लेंथ आपको दी है 20 मीटर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका? करेक्टेड द करेक्ट लेंथ ऑफ द करेक्ट लेंथ हमें निकालनी है। द लेंथ इज 200.80। जो लेंथ हमें दी हुई है, हमें करेक्टेड लेंथ ऑफ टेप निकालनी है, करेक्ट लेंथ ऑफ टेप निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और लास्ट हमको क्या दिया हुआ है? मेजर्ड विद टेप द लेंथ इज 20.80। और मेजर्ड लेंथ हमें कितनी दी है? मेजर्ड लेंथ जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 200.80 मीटर। मैंने आपको बताया था क्या होता है आपका ट्रू लेंथ इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ इनटू एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप डिवाइड बाय नॉमिनल लेंथ। तो ट्रू लेंथ आपको कितनी दी हुई है? तो यहां पे आपको ट्रू लेंथ कितनी गिवन है? 200 गिवन है। मेजर्ड लेंथ आपकी कितनी है? 200.80 इनटू जो आपकी एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ कितनी गिवन है आपको? टेप की एक्चुअल लेंथ आपको निकालना है। ठीक है, और आपको जो नॉमिनल लेंथ गिवन है वो कितनी है? 20। आपको एक्चुअल लेंथ निकालना है, तो एक्चुअल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी? 200 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 200.80। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप कुछ कर लीजिएगा खुद से। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4000 डिवाइडेड बाय 200.80। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो पहले आप ऑप्शन देखिए। तो अगर आप 4000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 20 से तो कम आएगी, तो दो ऑप्शन तो ये खत्म हो गए। वैल्यू जो आएगी वो 20 से कम आएगी, क्योंकि मान लीजिए आप नहीं सॉल्व कर पा रहे इसको, तो आप कम से कम दो ऑप्शन तो तुरंत एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि जब आप 4000 को 200.80 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 20 से कम आएगा, 19 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 19.92 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A line of true length 500 being measured by a 20 meter tape is reported. The correct length of the tape is same क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे आपको फिर से यही फॉर्मूला लगाना है जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ट्रू लेंथ TL क्या है आपका? ट्रू लेंथ। ML क्या है आपका? मेजर्ड लेंथ। ML जो है आपका वो है मेजर्ड लेंथ। उसके अलावा यहां पे आपका AL क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप है ये। ठीक है, और NL क्या है आपका? नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप, यानी कि टेप की जो लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को आप लगाकर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि क्या आपका आंसर आया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइन ऑफ ट्रू लेंथ आपको दी हुई है, यहाँ पे आपको ट्रू लेंथ दी हुई है 500। ठीक है, एक्चुअल मेजर्ड बाय 20, नॉमिनल लेंथ दी है टेप की कितनी? 20, और आपकी मेजर्ड लेंथ जो दी हुई है वो दी है 502। करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप, सेम क्वेश्चन जो हमने किया है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप मुझे आंसर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो ये आपको सॉल्व करना है, और जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमारा। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले आपको से पूछा गया है सैग करेक्शन क्या होता है, सेकंड आपसे पूछा हुआ है पुल करेक्शन क्या होता है, टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है, और मीन सी लेवल कलेक्शन क्या होता है। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अगर मैं मीन सी लेवल कलेक्शन से नीचे से शुरू करते हैं, अगर मैं मीन सी लेवल की बात करूं तो इसको आप याद रखिएगा लहर से, तो माइनस ऑफ LH/R। तो ऑप्शन देखिए क्या यहाँ पे कहीं पे माइनस ऑफ LH/R मिल रहा है हमको, माइनस ऑफ LH/R, तो यही ऑप्शन है माइनस ऑफ LH/R, है ना। 1 माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ LH/R आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका क्या है? ए हो गया। ये आपका किसका होगा? ए का आपका हो जाएगा 4। ठीक है,
अगर मैं बात करूं टेम्परेचर करेक्शन की, तो टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है, अल्फा डेल टी एल। टेम्परेचर करेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अल्फा इंटू डेल टी, है ना, माइनस अल्फा इंटू डेल टी इंटू एल। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू डेल टी इंटू एल, यानी सी का जो होगा आपका, ए का तो आपका 4 है, जो आपका बी है और जो सी है, सी का आपका 3 हो जाएगा। ए का 4 एंड सी का 3, यानी आपके दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि है ए, है ना। तो ए का 4, बी क्या है आपका पुल करेक्शन। तो पुल करेक्शन आपका कितना होता है, पुल करेक्शन होता है आपका पी एल अपॉन ए। ठीक है, थोड़ा सा शायद हो सकता है गलत हो जाए, एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। ए बी सी डी लिख लेते हैं पहले, ए बी सी एंड डी। डी का हमें क्या मिल गया, सॉरी ए का हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया, ए का हमें 4 मिल गया, ये हो जाएगा मीन सी लेवल करेक्शन। ठीक है, और माइनस ऑफ 24 ये हमारा क्या होता है, सैक करेक्शन होता है ना, ये क्या है हमारा सैक करेक्शन है। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा टेम्परेचर करेक्शन, तो सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर मैं डी की बात करूं तो ये मेरा पुल करेक्शन होता है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पुल करेक्शन क्या होता है, पी एल अपॉन ए, है ना, तो ये मेरा पी एल अपॉन ए हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पे ए। ठीक है, आपको जो मेरा पुल करेक्शन होता है वो क्या होता है, पी एल अपॉन ए, है ना। तो पी स्टैंडर्ड माइनस पी अप्लाइड होता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे गिवन है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और अगर मैं बात करूँ किसकी, मेरा पुल करेक्शन की, पुल नहीं मेरा सैक करेक्शन की, तो 24 डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सॉरी 1 अपॉन डब्ल्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर अपॉन 24। ठीक है, तो ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम आज का देख रहे हैं, जो कि मेरा 20th क्वेश्चन है। अप्रॉक्सीमेटली हमने 21 मिनट्स यहाँ पे हुए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, ताकि एक बार में आप देख पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है, मैच द लिस्ट हमको बताना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, टोपोग्राफिकल सर्वे हम क्यों करते हैं, सबसे पहले हमको ये बताना है। फिर रेकोनेसेंस सर्वे क्यों करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे। तो देखिए, अगर आप इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो लगभग आपका सर्वे का पूरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे कवर हो जाती हैं, है ना। तो आप अगर प्रीवियस ईयर भी एनालिसिस करके जाते हैं ईएससी का, तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। तो अगर टोपोग्राफिकल सर्वे की बात करूं मैं, तो टोपोग्राफिकल सर्वे मैं क्यों करता हूं, टू डिटरमाइन द बाउंड्री ऑफ फील्ड एंड हाउसेस। तो क्या मैं टोपोग्राफिकल सर्वे फील्ड और हाउसेस की बाउंड्रीज को पता लगाने के लिए करता हूं। फाइंड रेलिक्स ऑफ एंटिक्विटी, डिटरमाइन नेचुरल फीचर ऑफ अ कंट्री, और टू डिटरमाइन पॉसिबिलिटी एंड रफ कॉस्ट। तो टोपोग्राफिकल करता हूं मैं टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर। टोपोग्राफिकल सर्वे जो मैं करता हूं वो नेचुरल फीचर को डिटरमाइन करने के लिए करता हूं। रिकॉग्निसेंस सर्वे जो मैं करता हूं वो मैं करता हूं टू डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ रफ कॉस्ट। ये मेरा इनिशियल सर्वे होता है। जो रिकॉग्निसेंस सर्वे होता है वो इनिशियल सर्वे होता है, जो कि मुझे रफ कॉस्ट पता लगाने के लिए पता करता है। इसको हम प्रीलिमिनरी सर्वे भी बोल देते हैं। अगर मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं तो आप वीडियो की जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं। सी के बाद मैं बात करूं तो कैडेस्ट्रल सर्वे जो करता हूं उससे मैं बाउंड्रीज का पता लगाता हूं। तो सी का मेरा आंसर हो जाएगा 1। कैडेस्ट्रल सर्वे से मैं क्या पता लगाता हूं, बाउंड्रीज को पता लगाता हूं। और जो मेरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है वो एंटीक चीजों के लिए मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर लेता हूं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में बात की। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे से बात करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर इक्वल टू 1 एकड़। तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर जो है मैं टेलीग्राम पे अभी अपने जो टेलीग्राम लिंक है उस पर पोस्ट करूंगा, तो अगर आप चाहें तो वहां पे भी कर सकते हैं। अगर पूरा जो सेशन है उसकी भी पीडीएफ, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर इक्वल टू द 1 एकड़। 1 एकड़ के बराबर कौन होता है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो 1 एकड़ के बराबर होंगे। 1 2 3 2 3 4 है ना, 4 3 5 0 5 6 0 स्क्वायर फीट, या फिर तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूरा 1 एकड़ की जो चीजें किसके किसके बराबर होती हैं सारी मैं आपको बताऊंगा। कितने यार्ड, कितने फीट, कितने स्क्वायर फीट, कितने गंटर चेन, कितने गुंठा, सारे मैं पोस्ट करूंगा। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है उसको आप ऐड कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको ये लिंक जो आंसर है वो शेयर करूंगा। आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट में भी रिप्लाई कर सकते हैं अगर आपको पता है, और नहीं पता है तो यू कैन रेफर द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो हम इस सेशन को डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे, और भी वीडियोस और भी सेक्शन में लेकर आऊंगा जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये जो मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था, अगर आपको पीडीएफ चाहिए है, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी किए हैं, तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको जो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है 8th नंबर वाला, तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में
पोस्ट करना है। और अगर मैं 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड और कीप रिवाइजिंग। ठीक है।